वृत्तीय गति दो तरह का होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? तो जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, स्पर्श रखिए त्वरण, ये जीरो नहीं होता। दो तरह का सर्कुलर मोशन हम लोग देखते हैं, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का जब हम लोग बात करेंगे तो एक सर्किल बनाएंगे, सेंटर होगा, रेडियस होगा। ए टू बी, ये एंगल बनेगा यहाँ थीटा, इसको हम लोग एक्स कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आपको हम बताएं कि एंगल माने कोण बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस मतलब कोण बराबर, जानते होंगे, चाप बटा त्रिज्या, बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण यहां पे है थीटा, चाप है यहां एक्स, त्रिज्या है यहां आर। तो x इक्वल टू होगा थीटा इंटू आर या आर इंटू थीटा। अब अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे हो जाएगा dx बाय dt, यहां भी हो जाएगा d बाय dt थीटा इंटू आर। dx बाय dt को भी लिखेंगे, ये हो जाएगा d थीटा बाय
dt into r. Rate of change in angular displacement is known as angular velocity. कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग। कोणीय वेग। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, देन भी वेक्टर होगा और ये ओमेगा क्रॉस आर होगा। ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। तो यहां हम बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी। डिनोट करते हैं ओमेगा से। फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने कोणीय विस्थापन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ओमेगा इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होगा थीटा बाई टी का, दूसरा फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टी टू माइनस टी वन, या फिर इसको कह सकते हैं डेल थीटा बाई डेल टी। और अगर हम लोग इसको लिमिट ले लें, इंस्टेंटेनियस जो कहते हैं लिमिट, मतलब अगर हम लिमिट ले लें डेल टी गोज टू जीरो डी थीटा बाय डेल टी, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। तो एक तो फॉर्मूला हमारा आ गया। चलिए ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी ले लेते हैं। थीटा मतलब ये एंगल ए से चला फिर वापस ए पर पहुंच गया, ए से चला फिर वापस ए पर पहुंच गया, कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। तो 360 थीटा डिग्री। हाँ, तो थीटा की जगह अगर 2 पाई ले लेते हैं तो ये देखिए ये पूरा एक चक्कर कहलाता है, और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे को हम लोग आवर्त काल मतलब टाइम पीरियड कहते हैं, पता होगा। तो अगर थीटा हो जाए 2 पाई, देन टी के जगह पे क्या लिखेंगे? आवर्त काल मतलब टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। आगे चल के हम देखेंगे 2 पाई 1 बाय टी को लिखेंगे एन या एफ, जहां एन क्या है? एन इक्वल टू है 1 बाय टी, और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इतना सारा फॉर्मूला आ गया। थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी लिख सकते हैं, डेल थीटा बाय डेल टी लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, 2 पाई एन लिख सकते हैं। देखिए ये इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं? ये कांस्टेंट हो तब यूज करते हैं, या यूनिफॉर्म हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हम लोग कब यूज करते हैं?
ये जब वेरिएबल हो तब यूज करते हैं, और जब वेरिएबल रहता है तो बहुत कम समय के लिए अगर हमें निकालना हो वेलोसिटी, उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो ये सो चीज है। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना होगा ओमेगा के बारे में, ठीक है। ओमेगा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर में कैसा वेक्टर होगा, तो ये जो है एक्सियल वेक्टर है। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट थीटा का रेडियन होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन अगर पूछा जाए तो डायमेंशन क्या होगा इसका, तो इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा केवल टी टू द पावर -1। जीरो नहीं होगा, रेडियन का जीरो हो गया, लेकिन सेकंड का तो टी होगा ना, नीचे है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो टी का पावर -1 हो जाएगा। अनदर यूनिट, इसका दूसरा यूनिट भी हो सकता है जो हम लोग खूब सुने हैं, क्या, सबसे ज्यादा इनको आरपीएस या फिर आरपीएम या फिर आरपीएच सुने हैं, रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर आवर। अब देखिए यहां जैसे कि लिखा हुआ हो 1 RPS, 1 रोटेशन पर सेकंड। एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है आप लोग को पता होगा, 2 पाई। 360। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो जब आरपीएस में दिया हुआ हो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड, तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, उसको रेडियन पर सेकेंड में बनाना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड ही इसका यूनिट होता है। ठीक वैसे ही 1 RPS इक्वल टू क्या होगा, आरपीएस नहीं, आरपीएम। अक्सर जो मोटर वाला जो बाइंडिंग होता है, या गाड़ी में देखे होंगे, गाड़ी में जो मीटर होता है, एक ऑडोमीटर स्पीडोमीटर जो कहते हैं, और एक होता है दिखेगा उसको आरपीएम बताता है, आरपीएम लिखा होता है, आरपीएम रोटेशन या रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिएगा साइड में जो 150 सीसी का से ऊपर का जो भी गाड़ी है, उसमें एक जो मीटर इंडिकेटर होता है आरपीएम, ये गाड़ी का जो रोटेशन है, मतलब इंजन का जो रोटेशन है, उसको बताता है कि 1 मिनट में कितना वो रोटेट करता है, उससे पता चलता है कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो देखिए 1 RPM, तो 1 RPM मतलब एक तो हो गया रोटेशन, रेवोल्यूशन को चेंज करेंगे तो 2 पाई, पर मिनट है, नीचे है तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 रेडियन पर सेकेंड। और 1 RPH अगर रहा, जनरली नहीं रहेगा, तो 2 पाई 60 इंटू 60 3600 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी ओमेगा अगर दिया हुआ हो और ओमेगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड यानी आरपीएस या आरपीएम में दिया हुआ हो, तो उसको आप जब भी क्वेश्चन बनाएं तो रेडियन में चेंज करके बनाएंगे। और रेडियन में चेंज कैसे किया जाता है, तो ये आप लोगों के पास दिया हुआ है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे रेडियन में चेंज किया जाता है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई डाउट वगैरह तो नहीं?
नहीं है सर, सर। थोड़ा सा सर। हाँ बोला जाए कहाँ पे। वो सर थोड़ा सा है सर, वो लिमिट डेल टेंस टू जीरो लिए है सर। हाँ उसके बाद डेल थीटा बाई डेल टी बराबर डी थीटा बाई डी टी, उठो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो मैथ का चीज है, लिमिट का। लिमिट पढ़े हैं मैथ में? इंटर में पढ़े सर, भुला गए। कैसे चलेगा जी ये मैथ कैसे। देखिए कोई भी चीज जो इंस क्या होते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, तो आपका जो स्पीड होता है वो वेरिएबल होता है। कभी गड्ढा आता है तो आपने ब्रेक मारा, बहुत स्लो कर लिया। कहीं पे खाली जगह मिला तो आपने गाड़ी को बहुत स्पीड से भगा दिया। कहीं भीड़ भाड़ आया तो कहीं स्लो कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, आपका वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल होता है और चेंज जी होते रहता है आपका स्पीड। अब चेंज होने के केस में क्या होता है कि आप जब गाड़ी का मीटर देखते हैं कि गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है, तो आपने जब वो रीडिंग देखा, उस समय वो जो रीडिंग बताया, वो रीडिंग क्या है, क्षणिक है। उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, क्योंकि वो तो तुरंत कुछ देर बाद हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे कि अभी किसी स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि घड़ी देख के बताओ कितना टाइम हुआ है, वो स्टूडेंट्स क्या एग्जैक्ट घंटा मिनट और सेकंड में टाइम बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा वो। नहीं। क्योंकि क्योंकि जैसे ही वो बोलेगा कि 8:20 और 22 सेकंड हुआ है, तब तक 22 सेकंड वाला कांटा जो है वो 25 सेकंड पे पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उस समय पे अगर कोई हमसे टाइम पूछता है तो हम उसे वही टाइम बताते हैं जो हमारी आंख उस समय देख रहा है। ठीक है, हमारी आंख उस समय देख रहा है, उसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। और ये एकदम कम समय के लिए होता है, डेल टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। बात बाकी डिटेल मैथ में। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी इस टॉपिक में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख रहे थे आर्क, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ये दो चीज हमने देख लिया। एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इक्वल टू होगा डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहेंगे। सीधा सीधी जो रेखीय वाला जो था ना, सेम उसी तरह से कोणीय वाला होगा। तो कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अब देखिए, हम लोग यहां देखे थे सिंस v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये चीज हम लोग देखे थे। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब d बाय डी सर टी। हाँ, इसमें फैक्टर नहीं लगाएंगे, फैक्टर का साइन? लगा भी सकते हैं, विदाउट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जी। वेक्टर है तो वेक्टर लगा सकते हैं। डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर, यानी ओमेगा इंटू आर। अब देखिए, डीवी बाई डी टी को हम लोग ए लिखेंगे, लिखेंगे ना। यहां देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी। तो क्या आप लोग तोड़ सकते हैं इसको? d बाई डी टी एक बार ओमेगा का तो r बाहर हो जाएगा, प्लस अब
हम ओमेगा को बाहर कर देंगे और dr बाई dt करेंगे, क्या होगा? a d ओमेगा बाई dt इक्वल टू अल्फा इंटू r प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, सॉरी ओमेगा बाहर हो गया, डी आर बाई डी टी मतलब भी, क्या कहेंगे इसको? भी कहेंगे। अब यहां देखिए कि अगर, ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के हर एक टर्म का जो डायमेंशन होता है वो बराबर होता है। मतलब अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन होगा और ये भी एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना? जी सर। ये जो एक्सेलरेशन है इसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप वेक्टर के टर्म में बनाना चाहें तो ये लीजिए, हम वेक्टर बना दे रहे हैं। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उस पे एरो हेड लगा दीजिए और कुछ नहीं करना। ये देखिए, जहां 80 को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और AC को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों का नाम पढ़ने का, अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर इसका और एक नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पे दो तरह का एक्सेलरेशन काम करता है, एक सेंटर की ओर AC और एक टेंजेंशियल AT, और इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन। अब यहां देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिफॉर्म किसको कहेंगे? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो। तो ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा जीरो, और अगर ये जीरो हो जाएगा मतलब A इक्वल टू हो जाएगा AC। A इक्वल टू हो जाएगा AC। ठीक है, तो सेंटर की ओर जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, मतलब समरूप वृत्तीय गति में गतिशील होता है, तो उस पे एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, AC। इसकी जो दिशा होती है वो सेंटर की ओर होती है, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अभी केंद्रीय त्वरण कहते हैं इसको हिंदी में।
अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं इसे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है मतलब एसी, ये हम अभी बताएं किसके बराबर है, ओमेगा इंटू वी, और ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे v इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं v बाय आर, ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं v बाय आर, और यहां भी तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखेंगे v स्क्वायर बाय आर, ओमेगा इक्वल टू क्या, v बाय आर का हमने यूज किया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया। या फिर सिंस v इक्वल टू हम बताएं ओमेगा इंटू आर, तो इस तरह से हम AC निकाल सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर आएगा। आपको करना क्या है, तो v के जगह पे लिख देना है ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो और नीचे से एक r कट जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मास है, माने द्रव्यमान है, तो करना क्या है, उसके हम एक्सेलरेशन में अगर हम मास को मल्टीप्लाई कर दें, माने गुना कर दें, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है जी, या बल हो जाता है। बल हो जाता है। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर बल। और चूंकि त्वरण की दिशा केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेंटर की ओर होगा, हाँ या ना। जी सर। और सेंटर की ओर लगने वाले एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम बोले हैं, तो सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, सेंटीमीटर फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर हो जाएगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये होगा m v स्क्वायर बाय आर, या फिर m r ओमेगा स्क्वायर। यहां से करेंगे तो एम आर स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर, ये खत्म। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है, माने गति करना चाहता है या गति करता है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है। इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अगर ये फोर्स मिलेगा नहीं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, मतलब वृत्तीय गति में गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो है सेंटर की ओर लगना चाहिए। अब ऐसा है कि ये कोई फोर्स जो है नया फोर्स नहीं है, सेंटर की ओर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स का वैल्यू है mv स्क्वायर बाय आर। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति माने चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं सन बीच में है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी को से सन जो है, मतलब सूर्य जो है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा बल काम करता है, आप लोग बता सकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। सेंटीमीटर फोर्स ही ना होगा सर। ग्रेविटेशनल कौन सा फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल, जी सर, कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की ओर, हाँ या ना।
जी सर। यस सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहते हैं, सॉरी, सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इसी फोर्स को हम कहेंगे कि यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इस केस में, किस केस में, अर्थ सन के केस में या सन और मून के केस में। एक चीज और भी देखे होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस Ze, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा फोर्स काम करता है, बता सकते हैं आप लोग? सेंट्रीपिटल। यार अट्रैक्शन फोर्स सर। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का है सर, हम उल्टा से इलेक्ट्रॉन और समझ न्यूक्लियस के बीच कौन सा न्यूक्लियर फोर्स फोर्स होता है, है, न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और चूंकि ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है सेंटर की ओर, इसीलिए यही फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय आर। इसको हम आपस में बराबर कर देते हैं। अब Q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि यहाँ सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स आकर नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा था, तो वो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की ओर लग रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। क्लियर है? अगर हम एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के घुमाएं, रस्सी और पत्थर, रस्सी से हम पत्थर को बांध के घुमाएं, इसमें क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो रस्सी से पत्थर को बांध के हम जब घुमाते हैं, हमारा हाथ सेंटर पर होता है, हाँ या ना? जी सर। और ये क्या करता है, रस्सी में एक तनाव बल, टेंशन फोर्स उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? हाँ अगर जी हम सर। रस्सी को छोड़ देंगे तो भाग जाएगा बाहर। तो रस्सी में क्या होता है, एक टेंशन फोर्स काम करता है, किधर, सेंटर की ओर। तो इस स्थिति में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, बता सकते हैं? जो टेंशन टेंशन है फोर्स। रस्सी में, हाँ, जो टेंशन है रस्सी में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसका मतलब है कि सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, और उसका नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक वो फोर्स लगेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन या पृथ्वी या कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर, यानी सर्कुलर पाथ पर गति नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई लड़का भी अगर किसी गली के चक्कर लगा रहा है, तो ये तभी लगाएगा जब उसके सेंटर पे कोई ना कोई है जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर आकर्षित करने वाला ना हो,
तो फिर वो चक्कर क्यों लगाएगा मंगनी में? समझ रहे हैं? बात तो सही है सर। बात तो सही है। तो वहां भी वो जो आकर्षण बल है दोनों के बीच, वही किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब आप समझ लिए कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर पाथ में घूमना संभव नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना घूमना संभव नहीं है। घूमना है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा? mv²/r या फिर mr⍵²। कोई अलग फोर्स नहीं है। सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। आए बात समझ में? जैसे कि कह सकते हैं दामाद या बहू। तो दामाद या बहू ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह का है, इसी ग्रह का है। जो किसी के लड़की से, जो लड़का किसी के लड़की से ब्याह कर लिया, उस लड़का को ही दामाद कहेंगे। या जो लड़की को मेरा बेटा यानी किसी का बेटा ब्याह करके घर को ले आया, उसी लड़की को हम बहू कहेंगे। बुझ रहे हैं ना? एकदम एकदम। जी हाँ। तो सर। बहू मतलब एक स्पेशल कैटेगरी नहीं होता है किसी लड़की का, या दामाद कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होता है किसी लड़के का। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी फोर्स, यानी सेंटर की ओर फोर्स लगना चाहिए, अब वो कोई भी फोर्स हो। ठीक है? तभी वो सर्कुलर पाथ में वो घूम सकता है। क्लियर है? जी सर। सर अब हाँ बोला जाए। ये इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो नीचे में लिखे है ना, इसी जगह थोड़ा सा समझा दीजिए तो सर। एक कोना जगह, हाँ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पर, हाँ, इसी जगह। क्या यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जिसमें उसका कोणीय वेग नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? 0। जी सर। पढ़े हम, बस हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माने अल्फा 0 होगा। ठीक है? सर इसी में एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है ना सर? बस 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 बस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में क्या, अभी हमने कहा कि सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर ये फोर्स नहीं हो तो ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा तो क्या होगा बताइए? बाहर भाग जाएगा। जी सर। जैसे मान लीजिए कि आप एक टेबल में बैठे हुए हैं। टेबल में सिंपली बैठे हुए, बैठने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लेन में बैठ गए। अब मान लीजिए टेबल को हम स्पीड से घुमाना शुरू करें। टेबल को हम स्पीड से घुमाना शुरू कर रहे हैं, तो टेबल पे आप भी बैठे हैं तो आप भी घूमना शुरू करेंगे। और अगर आप घूमना शुरू किए तो घूमने के लिए आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ या जी ना? सर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा आपको? या तो बीच में अगर खूंटा है तो उसको पकड़ के रहिए, या फिर अगर टेबल कुछ रुखड़ा है तो उससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर टेबल चिकना है और अगर आप कुछ नहीं पकड़े हैं तो आप क्या होंगे बता सकते हैं? फेंका जाएंगे बाहर। बाहर की ओर फेंका जाएंगे। हाँ या ना? जी सर। तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई बाहर की ओर फेंकाया, इसका मतलब बाहर की ओर एक बल लग रहा है। हाँ सर, समझ गए। हाँ, बल लग नहीं रहा है, एक्चुअल में अंदर का बल नहीं है। अंदर जो बल लगना चाहिए वो बल है नहीं। लेकिन हम तो क्या कहेंगे कि भाई अगर वो बाहर फेंकाया मतलब बाहर की ओर एक बल लग रहा है। दिस फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्सियस फोर्स, एक काल्पनिक बल है। एक काल्पनिक बल है जो
इन द वर्क करता है इन द अब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि बाहर की ओर फेंका जाएगा। किस फोर्स के कारण? उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। उसका नाम दे दिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि भूत ऊत कुछ होता नहीं है, लेकिन आदमी का किसी घर में न होना हम लोग मान लेते हैं घर भूत आ गया। ठीक उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का ना होना मतलब आप उसके अपोजिट क्या होंगे? झुक जाएंगे, अपोजिट भाग जाएंगे। इसका मतलब हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि अंदर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो भाग गया। तो उसी फोर्स का नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा वो सेम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। कोई दिक्कत है? बस एक कल्पना है, एक भ्रम है, इसको केवल आप महसूस कर सकते हो। क्यों महसूस कर सकते हो? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अब्सेंस के कारण आप महसूस कर सकते हो। अंदर की ओर लगना चाहिए फोर्स आपको रेस्ट में रखने के लिए। क्योंकि अगर आप टेबल में घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, तो पत्थर पर रस्सी के द्वारा अंदर की ओर हाथ से एक फोर्स लगना चाहिए। अब चूंकि ये फोर्स है नहीं तो आप कैसा फील करोगे? अपोज कि आप पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी फीलिंग का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है सेंट्रीफ्यूगल में? नहीं सर। लेकिन सर एक बात और है, जैसे कार अचानक मतलब मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ झुकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होगा ना। तो हम क्या बोले सेंट्रीफ्यूगल कि फोर्स अंदर लगेगा वहां। अंदर अंदर की ओर आप पे कोई फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए था। जी सर। आप जैसे हैं वैसे रहते, अगर अंदर की ओर आपको जरूरत हो, जितना जरूरत था सेंट्रीपिटल फोर्स उतना लग जाता, लेकिन ये नहीं लगा। इसका मतलब अपोजिट आपको खींच लिया कोई। कौन खींचा आपको? तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। फोर्स। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आप क्या होते हैं? बाहर की ओर खिंचा जाते हैं। दूध को जब रगड़ा, क्या क्या मत्था जाता है, दही किसको? दही को, दूध को जब मत्था जाता है तो क्या होता है? उससे मक्खन निकलता है ना। जी सर। किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब उसको हम गोल गोल दूध को घुमा रहे हैं तो दूध का जो भारी कण है वो कण भी गोल गोल घूम रहा है। तो गोल गोल घूमने के लिए क्या चाहिए उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या उसको कोई पकड़ के रखा हुआ है? अंदर की ओर कोई फोर्स उसको लग रहा है जो डंटा पे? डंटा और दूध के कण और डंटा के बीच से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है जिसके कारण वो उसके चारों ओर घूमता रहे, क्योंकि घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हाँ या ना? जी सर। तो किधर भागेगा? बाहर, बाहर की तरफ। अब अपोजिट। तो ये बर्तन के दीवार में चिपक जाएगा जाके, तो मक्खन कहाँ चिपकेगा? बर्तन के दीवारों पर। क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया सर। वाह। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। किसकी कमी? सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी। चलो, तो दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स भी समझ गए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप लोग, हमको लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत कंफ्यूजन है सेंट्रीफ्यूगल में, लेकिन कोई कंफ्यूजन हमको लगता है कि आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं। गोल बना? बनिए गया। ओ ए, ओ बी, इसको मान लेते हैं वेक्टर R1, इसको मान लेते हैं वेक्टर R2।
बता सकते हैं अगर पार्टिकल ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जी सर। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना? जी सर। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा आर। तो बता सकते हैं यहां पे इन फिगर कितना होगा? R1 प्लस डेल R1 प्लस डेल आर इक्वल टू R2, हाँ या ना? यस जी सर। सर। तो अब देखिए यहाँ पे कि डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये हमको लगता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे डेल आर तो ये निकलेगा सिंपली डेल्टा आर, और ये होगा कितना बता सकते हैं कोई? जी सर, R1 प्लस R2 का होल R1 स्क्वायर R1 किस प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R2 R1 cos थीटा, R2 R2 cos थीटा। cos थीटा। अब इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्किल, अगर हम सर्किल का बात करते हैं तो R1 और R2 तो बराबर होगा ना? जी सर। मान लेते Yes, sir. हैं R मान लिए हम, तो डेल्टा आर इक्वल टू होगा अंडर रूट आर का स्क्वायर, R2 के जगह भी आर स्क्वायर, 2 R इंटू कॉस थीटा। अब यहां हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। 2R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से आप निकालेंगे तो डेल्टा आर इक्वल टू होगा 2 R साइन थीटा बाय 2। ये क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यस ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यस सर, डेल भी बराबर 2 भी sin थीटा बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी सेम इसी तरह से हो जाएगा, डेल्टा भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 भी साइन थीटा बाय 2। अब आप चेक कर सकते हैं, यहां पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए से पहुंचा बी पे, इस पॉइंट पे पहुंचा सी पे, बताइए ए से सी पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर 2R सर। सर, 2R हाँ, सर। डिस्टेंस तो हो जाएगा पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये ना होगा आर प्लस आर 2R। यस सर। अब यहां पे आप इससे चेक कर सकते हैं, देखिए तो यहां से यहां गया तो एंगल कितना बना? ए से सी जाएगा तो एंगल कितना बनेगा? 180। 180। लगाइए फॉर्मूला 2R साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2, थीटा की जगह लेंगे 180, तो साइन 180 बाय 2 मतलब साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1। डेल्टा आर इक्वल टू होता है 2R होगा, सही है कि नहीं? जी सर। यानी इस फॉर्मूले से हम किसी भी पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट जाए तो हम वहां पर निकाल सकते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। जी।
तो ये हमारा फॉर्मूला आया डिस्प्लेसमेंट का और ये फॉर्मूला आया वेलोसिटी का। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर मोशन पढ़ लिए आप लोग। अब हम लोग सर्कुलर मोशन से कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास। इतना जल्दी क्या है, तो हाँ सर। थोड़ा सा इसको रिवाइज वगैरह कर लेंगे, है ना। सर तो हाँ, सर बुक का दोनों वॉल्यूम लेना है ना? एक साथ जब भी मिलता है दोनों वॉल्यूम मिलता है, एक वॉल्यूम नहीं मिलता है। जी सर। ठीक, सर चलिए टेस्ट तो वाला एक दो क्वेश्चन में डाउट था, सर ने बताएंगे? किसका, टेस्ट वाला में? जी सर। हाँ सर। डाउट। क्वेश्चन लिख के कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर पे डाउट था हमको भेज देंगे, ठीक है। कल देख लेंगे उसको। सर ऐसे होगा क्या? क्योंकि हम कैसे? कुछ और समझ रहे हैं और आंसर में वो सोच के लगाए थे और आप बोले दूसरा आंसर हो गया था, तो वो पूछेंगे तभी क्लियर होगा। हम बना देंगे ना उसको, बनाते समय पूछ लेंगे आप। नहीं सर, वो थ्योरेटिकल वाला। हेलो थ्योरेटिकल वाला। हेलो। हाँ ठीक बोलिए, है, लिख के भेज देंगे। बोला जाए।